हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में हम लोग डेली आंसर राइटिंग सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं एंड सिस्टम कुछ इस तरह से है कि मंडे टू सैटरडे डेली 11 AM पे हम लोग 2 क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं। ये क्वेश्चन GS 1, 2, 3 एंड 4 से बिलोंग करते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इन दोनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। ये क्वेश्चंस हम कहाँ पे पोस्ट करते हैं? हमारे टेलीग्राम चैनल पे एंड यूट्यूब कम्युनिटी पे, ठीक है। फिर नाइट में इन पे डिस्कशन भी हम लोग करते हैं। जहाँ तक संडे की बात है तो संडे को हम लोग ऐसे राइटिंग सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं। अब देखिए, ये जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हैं, जो ऐसे आप अटेम्प्ट करते हैं, तो इनको पीयर इवेल्युएशन के लिए यू कैन सबमिट इट ऑन आवर टेलीग्राम चैनल विच इज प्रेप आईएएस पीयर इवेल्युएशन, ठीक है। तो इस चैनल पे आप अपने आंसर्स को सबमिट कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो चैनल है इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज का जो हमारा सेशन है इसमें हमने GS3 से 2 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। और GS3 मीन्स इकोनॉमी एंड 1 बाय 1 दोनों क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट सेगमेंट होता है जहाँ पे एक लर्नर की आंसर शीट को हम लोग डिस्कस करते हैं। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, क्या एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं, तो वो उसका पर्पज है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन एक 10 मार्कर है। 150 वर्ड्स में आपको इसको अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन क्या है? लैंड पूलिंग कैन इमर्ज एज अ वायबल एंड पॉपुलर अल्टरनेटिव टू डायरेक्ट लैंड एक्विजिशन इन इंडिया, डिस्कस। तो 10 मार्कर है, आपको डिस्कस करना है। एक स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है और की थीम क्या है? लैंड पूलिंग। तो ये कहा गया है कि लैंड पूलिंग जो है वो डायरेक्ट लैंड एक्विजिशन का एक वायबल अल्टरनेटिव साबित हो सकती है। इसको आपको और डिस्कस करना है, मतलब इसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना है। तो इससे क्या आप चीज समझे कि भाई डायरेक्ट लैंड एक्विजिशन में कुछ इश्यूज होते होंगे। उन इश्यूज को लैंड पूलिंग जो भी कॉन्सेप्ट होता होगा ये उसको रिजोल्व कर देगा। मुझे तो इतना समझ में आता है। तो इससे अगर मैं देखूं कि क्या डिफरेंट पार्ट्स बन जाएंगे, तो देखिए, सबसे पहले तो आप इंट्रोड्यूस करेंगे ना, देन व्हाई इट इज नीडेड, मतलब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, उस सिस्टम में क्या इश्यूज हैं ये आपको लिखने होंगे। समझ में आ गया? देन इसके फायदे क्या हैं, क्यों इसको अच्छा अल्टरनेटिव माना जा रहा है, और सबसे एंड में आपको कंक्लूड करना होगा, ठीक है। तो क्या आप ये जो डिफरेंट पार्ट्स हैं इनको आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? देखिए, क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ें तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एंड आई होप ये जो डिफरेंट पार्ट्स हैं ये आपको क्लियर हो गए होंगे। देखिए, लैंड एक्विजिशन बहुत ही एक हॉट एंड बर्निंग इशू रहा है। कोई भी प्रोजेक्ट हो उसमें लैंड तो आपको एक्वायर करनी होती है, लेकिन ये प्रोसेस इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि जिनकी ज़मीन है, जो फार्मर्स हैं, वो प्रोटेस्ट करते हैं, वो रेजिस्ट करते हैं। क्यों? या तो कंपनसेशन उनको सही से नहीं मिल रहा है, या फिर रिहेबिलिटेशन सही से नहीं हो रहा है, रीसेटलमेंट सही से नहीं हो रहा है। तो काफ़ी सारे इश्यूज आते हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो इससे अफेक्टेड होते हैं। रिसेंटली देखिए, ये मुंबई अहमदाबाद जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है, ये भी, इसमें भी डिले हो रहा है, ये भी एक काफ़ी इसमें एक इशू है, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अब देखिए, ये लैंड पूलिंग होता क्या है? इसमें देखिए होता क्या है, लैंड को पूल करना है, मतलब जो स्मॉल पीस, मान लीजिए, मान लो कि एक बहुत बड़ा लैंड है, इसमें ये छोटे छोटे पीसेज हैं लैंड के, ठीक है। तो इन सबको पूल कर दिया जाएगा। तो जो स्मॉल पीसेज है ना, इनको एक लार्ज पार्सल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। फिर या तो गवर्नमेंट या फिर जो गवर्नमेंट एजेंसी होती है वो इस लार्ज पार्सल का डेवलपमेंट करती है, मतलब यहाँ पे बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करवा देगी। इलेक्ट्रिसिटी वगैरह हो गया, सीवेज वगैरह हो गया, तो इस तरह की जो फैसिलिटीज़ होती है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो इससे क्या होगा, इससे ये जो पूरी जो लैंड है इसकी वैल्यू काफ़ी बढ़ जाएगी। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जिनसे ये लैंड ली गई थी
तो कुछ लैंड माइनस करके वापस उनको उनकी लैंड दे दी जाएगी और अक्सर 60 to 70% जो लैंड होती है वो वापस कर दी जाती है। ठीक है, फायदा क्या है, ये जो 60-70% लैंड है इसकी वैल्यू काफी बढ़ जाएगी क्योंकि डेवलपमेंट हो चुका है। ठीक है, समझ में आ गया। और जो बैलेंस 30% लैंड है ये गवर्नमेंट के पास होती है और गवर्नमेंट यहाँ पे अपना जो भी डेवलपमेंट करना है वो कर सकती है, स्कूल बना सकती है, कोई वाटर फैसिलिटी वगैरह दे सकती है, तो ये गवर्नमेंट के ऊपर रोड्स वगैरह बना सकती है। तो ये सिस्टम होता है लैंड पूलिंग का। तो इसमें काफ़ी सारे फायदे हैं, आप भी यहाँ पे सोच पा रहे होंगे, वही सब हमें यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो ये जो बेसिक बैकग्राउंड है ये मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब क्या करेंगे, एक बार थोड़ा देख लेते हैं कि ये जो डिफरेंट पार्ट्स हमने आइडेंटिफाई किए थे इनको किस तरह से हमें एक्सप्लेन करना है। देखिए, जहाँ तक इंट्रोडक्शन की बात है तो आप यहाँ पे लैंड पूलिंग ये जो कॉन्सेप्ट है ना इसको एक्सप्लेन कर दो, काफ़ी अच्छा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि लैंड पूलिंग की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, तो इससे भी आप शुरुआत कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा इंट्रोडक्शन माना जाएगा। क्या कहा गया है, जो स्मॉल लैंड पीसेज हैं उनको मिला दिया जाएगा, एक लार्ज पार्सल बना दिया जाएगा, जो नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया जाएगा, जैसे कि वाटर सप्लाई, सीवेज, ड्रेनेज, ये ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। इसके बाद रिटर्न द डेवलप्ड लैंड टू ऑनर्स। ठीक है, उनको वापस रिटर्न कर दी जाएगी और जो बैलेंस लैंड होती है वो गवर्नमेंट या एजेंसी अपने पास रख लेगी और 60 to 70% जो डेवलप्ड लैंड होती है वो वापस जो फार्मर्स हैं, जो ऑनर्स हैं, उनको वापस कर दी जाएगी। अब देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है ये तो अपन समझ गए, बात आती है कि इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, क्यों हमें इस कॉन्सेप्ट को लाने की ज़रूरत है। तो इसमें आपको जो ट्रेडिशनल मेथड्स है उसमें क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या इश्यूज आते हैं, ये आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो देखिए, हमने अक्सर देखा है कि जो लैंड एक्विजिशन जो प्रोसेस है इसमें काफ़ी इश्यूज आते हैं। रिहेबिलिटेशन का इशू आता है, रीसेटलमेंट का इशू आता है, काफ़ी डिले वगैरह होता है। ठीक है, और डिले होगा तो कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाएगी। ये जो एक्ट है 2013 का जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है, इसकी जो मैकेनिज्म है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। किस तरह से, क्योंकि उसमें काफ़ी हाई कंपनसेशन आपको देना होता है। देन सोशल इम्पैक्ट सर्वे आपको करना होता है। ठीक है, इम्पैक्ट सर्वे आपको ऑनर से मैंडेटरी कंसेंट उनसे लेना होता है। तो काफ़ी इसमें मतलब कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, तो काफ़ी डिले यहाँ पे हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो कॉन्सेप्ट है लैंड पूलिंग वाला, ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसके काफ़ी सारे बेनिफिट हैं, वो आपको यहाँ पे मेंशन करने होंगे। देखिए, लैंड ऑनर्स को क्या फ़ायदा होगा। देखिए, सिंपल सी चीज़ें, लेकिन थोड़ा इसको आपको वर्ड्स में लिखना होगा। देखिए, जो उनकी लैंड थी उसकी वैल्यू बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, क्योंकि अब वहाँ पे डेवलपमेंट हो गया है, जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वो वहाँ पे आ गई हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो मार्केट वैल्यू होगी वो बढ़ जाएगी। काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे आसपास डेवलप हो जाएगा, तो इससे किसानों का फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। इसके अलावा देखिए, पहले मान लो इरेगुलर शेप की लैंड थी, ठीक है, अब क्या होगा, प्रॉपर उनको प्लॉट्स वगैरह काट के मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसका भी उनको फ़ायदा हो जाएगा। अगर ट्रेडिशनल लैंड एक्विजिशन होता है तो आपको डिस्प्लेसमेंट झेलना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं हो रही है। यहाँ पे 60 to 70% लैंड आपको वापस मिल गई है, तो जो आपकी रूट्स हैं लैंड के साथ, जो आपका कनेक्शन है, उसमें जरा सा भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी कि लैंड ओनर्स का क्या फ़ायदा होगा। देन गवर्नमेंट का क्या फ़ायदा है। देखिए, अगर ट्रेडिशनल वे में आपको लैंड एक्वायर करनी है तो आपको काफ़ी सारा पैसा खर्च करना होगा। ठीक है, काफ़ी सारा पैसा शुरुआत में ही देना होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे पूलिंग हो रही है, उसके बाद आप वापस लैंड वापस कर दे रहे हो, तो काफ़ी कम पैसे में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और जो लैंड ओनर्स है उनका रेजिस्टेंस भी काफ़ी कम होगा। ऐसा किस तरह से कह सकते हैं, क्योंकि उनका तो फ़ायदा है ना, वो बेसिकली एज एन इन्वेस्टर यहाँ पे काम कर रहे हैं। उन्होंने लैंड दी, कुछ लैंड गवर्नमेंट ने ले ली और जो बैलेंस लैंड है वापस दे दी, और वो भी इम्प्रूवमेंट के साथ, तो उनका तो फ़ायदा हुआ ना। तो इससे जो लैंड एक्विजिशन प्रोसेस है वो काफ़ी फास्ट हो जाता है, स्पीडी हो जाता है, उसमें डिले नहीं होगा, और डिले नहीं होगा तो जो आपकी कॉस्ट है वो बढ़ने से बच जाती है। ठीक है,
प्रॉपर्टी की प्राइसेस बढ़ गई तो गवर्नमेंट का जो टैक्स है, जो रेवेन्यू है, वो भी बढ़ेगा ना। तो ये सब फायदे हैं गवर्नमेंट के। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन है, जो ट्रस्ट है, वो बढ़ जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे तीनों के लिए विन विन सिचुएशन है। जहां तक गवर्नमेंट की बात है तो गवर्नमेंट डेवलपमेंट को फैसिलिटेट कर रही है। जहां तक प्राइवेट प्लेयर की बात है वो अपनी मैनेजमेंट स्किल्स को अच्छे से शो कर सकते हैं कि भाई आप किस तरह से मैक्सिमम प्रॉफिट ले पाओगे। देन जो लैंड ओनर्स हैं उनको भी बेनिफिट मिलता है डेवलपमेंट से, ये ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूं, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको यहां पे मेंशन करनी होगी। समझ में आ गया। अब देखिए बात आती है कंक्लूजन की। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। दिल्ली, गुजरात, आंध्रा, महाराष्ट्र में ऑलरेडी ये सिस्टम चल रहा है। बट इसमें हमें क्या करना होगा ना कि इसमें जो इश्यूज आते हैं उसको गवर्नमेंट को रिजोल्व करने होंगे। किस तरह के इश्यूज आ सकते हैं, जैसे कि हम लैंड ओनर्स की बात कर रहे हैं, बट जो टीनेंट्स हैं, जो लेबर्स हैं, जो उस लैंड पे काम करते हैं, उनका क्या होगा। तो इसके रिगार्डिंग जो गवर्नमेंट है उसको कुछ पॉलिसीज वगैरह बनानी चाहिए ताकि ये जो चैलेंजेस हैं इनको आप अच्छे से एड्रेस कर सको, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तरह से आपको क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना है, उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना है और फिर किस तरह से हर पार्ट को आपको एड्रेस करना है, ठीक है। समझ में आ गया। बड़े आगे चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये 15 मार्कर है। 250 वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करना है। क्या पूछा गया है, टू इंप्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फार्मर्स। फार्मर्स की जो आर्थिक स्थिति है, जो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन है, अगर उसको आपको इंप्रूव करना है तो एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि गवर्नमेंट को कैपिटल इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटाइज करना चाहिए ओवर सब्सिडीज। डिस्कस, ये आपको डिस्कस करना है। भाई यहां पे ये कहने की कोशिश की जा रही है कि फार्म लोन वेवर से तो अच्छा है, फार्म लोन वेवर से अच्छा है कि आप अच्छी इरिगेशन फैसिलिटी उनको प्रोवाइड कर दो ताकि लॉन्ग टर्म में काफ़ी फायदा होगा। आप चाहें तो उनके लिए स्टोरेज गोडाउंस बना दो, कोल्ड चेन स्टोरेज बना दो। तो आपको प्रायोरिटाइज करना होगा अपने एक्सपेंडिचर को, ये स्टेटमेंट दिया गया है और इसको आपको डिस्कस करना है। देखिए एकदम सही बात है कि सब्सिडीज जो है उनसे लॉन्ग टर्म फायदा आपको नहीं होने वाला है, बल्कि केवल शॉर्ट टर्म फायदा होगा। अगर आपको फर्टिलाइजर कम रेट पे मिल रहा है, आपको इलेक्ट्रिसिटी कम रेट पे मिल रही है, आपको जो फार्म लोन है वो उसका वेवर हो जा रहा है, तो ये बेसिकली शॉर्ट टर्म इसका इफेक्ट होगा, लॉन्ग टर्म नहीं होगा। लॉन्ग टर्म क्या है, जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं उनको आपको दूर करना होगा। वो क्या है कि भाई बैंकिंग फैसिलिटी होनी चाहिए अच्छे से, इरिगेशन फैसिलिटी होनी चाहिए अच्छे से, स्टोरेज गोडाउंस वगैरह होने चाहिए, अच्छे रोड्स वगैरह होने चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होना चाहिए। तो ये होता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मींस जब आप लॉन्ग टर्म असेट्स की बात करते हो। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या कहा, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, समझ में आ गया। तो भाई अब इसके डिफरेंट पार्ट्स क्या हो जाएंगे, इसके डिफरेंट पार्ट्स ये हो जाएंगे कि एक्सपर्ट्स का सजेशन है, तो क्या आप किसी एक्सपर्ट को जानते हो, कमिटी को जानते हो जिसने ऐसा कहा है। और देखिए ऐसा कहने वाली एक कमिटी है अशोक दलवई कमेटी, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी। तो क्या यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स हो जाएंगे। अच्छा देखिए ये जो डिफरेंट पार्ट्स हैं ये पिछले क्वेश्चन के ही रह गए, सॉरी, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, हम वैसे डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये कहा गया है कि फार्मर्स की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको आपको इंप्रूव करना है। तो सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे बता दीजिए कि जो एग्रीकल्चर है सेक्टर है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरह से अराउंड 60% से भी ज़्यादा जो हमारी वर्कफोर्स है वो इस सेक्टर में काम करती है, ठीक है। इसलिए अगर इस सेक्टर को इंसेंटिवाइज किया जाता है तो डेफिनेटली उससे हमारा फायदा होने ही वाला है। तो ये हो जाएगा आपका इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको क्या लिखना होगा इंट्रोडक्शन में। आपके सामने है कि भाई जो हमारी टोटल वर्कफोर्स है उसका 60% से भी ज़्यादा जो वर्कफोर्स है वो इस सेक्टर में काम करता है। तो अगर ये सेक्टर अच्छे से काम करेगा तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा, सेल्फ सफिशिएंसी हमें हासिल होने वाली है। आप यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं कि गवर्नमेंट किस तरह की सब्सिडीज प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि फर्टिलाइजर सब्सिडी हो गया, इरिगेशन में हो गया, तो इन सबको आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। पर्पस क्या है कि जो आपकी इनपुट कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो जाती है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा इंट्रोडक्शन। अब उसके बाद बता दो कि भाई जो अशोक दलवई कमेटी है सजेस्टेड बाय एक्सपर्ट्स,
तो वो एक्सपर्ट आना चाहिए। तो अशोक दलवे कमेटी की क्या रिकमेंडेशन है, इन्होंने ये कहा था कि जो सब्सिडी है ना, ये सिस्टम सस्टेनेबल नहीं है। मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म, जो सब्सिडी है इनका इफेक्ट शॉर्ट टर्म होता है, जबकि जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं वो कब दूर होंगे, जब कोई लॉन्ग टर्म सिस्टम हम लेके आएंगे। और वो लॉन्ग टर्म सिस्टम क्या है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। सब्सिडी से क्या होगा, बेसिकली जो हमारे पब्लिक फाइनेंस है वो खत्म ही होते हैं, ठीक है, और इनका वो डिजायर्ड इफेक्ट हमको नहीं मिलता है। काफ़ी सारा लीकेज इसमें होता है, काफ़ी सारा करप्शन इसमें होता है। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन आप कर सकते हो कि जो अशोक दलवे कमेटी है उसने क्या मेंशन किया था। अब बात आती है कि क्यों हमें प्रायोरिटाइज करना चाहिए। तो इसके फायदे आपको बताने होंगे या फिर जो सब्सिडीज हैं उसके नुकसान आप बता सकते हो, दोनों एक ही बात है। तो उन दोनों पॉइंट को आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो सब्सिडीज हैं वो स्ट्रक्चरल इश्यूज को रिजोल्व नहीं करती हैं, और अगर एक बार फार्मर्स डिपेंडेंट हो गए सब्सिडीज पे तो वो लाइफ लॉन्ग रहेंगे। तो ये पूरा एक विशियस साइकिल होता है, ठीक है। तो इसको हमको दूर करना चाहिए। और क्यों कैपिटल इन्वेस्टमेंट जरूरत है, क्योंकि देखिए आज भी हमारे यहाँ पे प्रॉपर स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोल्ड चेन्स वगैरह नहीं है, और उसकी वजह से काफ़ी सारा जो हमारा फूड प्रोड्यूस है वो सड़ जाता है, खराब हो जाता है। तो उस पर हमको ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा तो उससे काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में लोग आउट ऑफ पॉवर्टी हो जाते हैं, पॉवर्टी से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप कंपेयर करें कैपिटल इन्वेस्टमेंट वर्सेस सब्सिडी, तो कौन अच्छा होता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। और अगर ये होगा तो जो आपका एक्सपोर्ट्स है वो और इंप्रूव होंगे, और अगर एक्सपोर्ट्स इंप्रूव होंगे तो उसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट आपको देखने को मिलता है, भले वो कोई भी सेक्टर हो, ठीक है। तो ये सब फायदे हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट के। यहाँ पे कुछ डाटा हैं जो आपको शो करने चाहिए। देखिए, एक इंस्टीट्यूट है इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस, इसका एक डाटा है। वो क्या है कि अगर आप एग्रीकल्चर में रिसर्च पे कुछ इन्वेस्ट करते हो 1 रुपया, तो उसके यील्ड काफ़ी अच्छी आती है 11.2। आप 1 रुपया खर्च कर रहे हो, आपको बदले में 11 रुपीज़ मिलते हैं। जबकि अगर आप सब्सिडी पे करते हो 1 रुपया, तो फर्टिलाइजर में केवल 0.88, मतलब कम आपको रिटर्न मिलेगा, पावर में और कम हो जाएगा 0.79। तो कौन सी चीज़ बढ़िया है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और यही चीज़ यहाँ पे कही गई है, ठीक है, समझ में आ गया। अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें तो क्या ट्रेंड हमको देखने को मिल रहा है कि जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है ना वो कम होता जा रहा है। 80-81 में अराउंड 4% ऑफ जीडीपी था एग्रीकल्चर जीडीपी, जो कि 14-15 में 2.2% हो जाता है, मतलब कम हो रहा है। और जो सब्सिडीज है वो बढ़ती जा रही है, 2.8 से 8% हो गई है। तो देखिए, इसीलिए बात हो रही है कि जो सब्सिडी है इनको हमको रेशनलाइज करना चाहिए, क्योंकि जरूरत क्या है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट की, कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, ना कि सब्सिडीज की, ठीक है। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को टैकल करना होगा। अब आपको यहां पे कंक्लूड करना है। तो देखिए, हम ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि आप आज ही सब्सिडीज को खत्म कर दो या वो नहीं होनी चाहिए। देखिए, स्पेसिफिक इश्यूज को टैकल करने के लिए एज अ वन टाइम सोल्यूशन आप इसको यूज कर सकते हो, बट लॉन्ग टर्म सपोर्ट के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट होना बहुत जरूरी है। और अगर हम सब्सिडीज भी दे रहे हैं तो हमारा फोकस होना चाहिए कि उनको रेशनलाइज करें, जो जरूरत नहीं है उनको हटा दें, जो पॉपुलिस्ट सब्सिडीज होती है उनको हटा दें, और अगर कोई करप्शन हो रहा है, कोई लीकेज वगैरह हो रहा है तो उसको रिड्यूस करें। किस तरह से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से, ठीक है। तो इस तरह से आप कंक्लूड कर सकते हो। एंड साइमल्टेनियसली वी शुड टेक इनिशिएटिव टू स्केल अप कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन दिस सेक्टर, क्योंकि उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं। समझ में आ गया क्वेश्चन। ये दोनों ही क्वेश्चन हमारे यहाँ पे खत्म होते हैं। अब हम आते हैं अगले सेगमेंट पे, जहाँ पे एक लर्नर की आंसर शीट को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो भाई लैंड पूलिंग, और ऐसा मुझे लगा है कि ये इनका फर्स्ट क्वेश्चन है जो इन्होंने अटेम्प्ट किया है। देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहली जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या है कि आपको प्रेजेंटेशन अच्छा करना होगा। राइटिंग आपकी समझ में आ रही है, लेकिन क्या है ना, जो स्पेसिंग है ना, लाइंस के बीच की स्पेसिंग आपको अच्छे से करनी होगी। स्ट्रक्चर इंप्रूव करिए, हेडिंग बुलेट पॉइंट में आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए। आपने शुरुआत की है लैंड पूलिंग की डेफिनेशन से, ऑल्सो नोन एज लैंड रीएडजस्टमेंट और लैंड रिकॉन्स्टिट्यूशन। इट इज अ कॉन्सेप्ट वेयर स्मॉल चंक्स ऑफ लैंड आर ओन्ड बाय ग्रुप ऑफ ओनर्स हु असेंबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए,
भले ही आप इसका मीनिंग अच्छे से समझ पा रहे हो, लेकिन जिस तरह से आपने एक्सप्रेस किया है ना, तो मुझे मीनिंग सही से समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ पे हमेशा ध्यान देना कि आपके सेंटेंस, आपकी लैंग्वेज इस तरह से होनी चाहिए कि जो सामने वाला एग्जामिनर है वो आराम से पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाए। बट देखिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि लैंड पूलिंग क्या होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा एक्सप्रेशन को अच्छा करिए, और आप एक पैराग्राफ लिख सकते थे कि ये होता क्या है, और मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इसके बाद आप बता रहे हो कि जो डायरेक्ट लैंड एक्विजिशन सिस्टम था उसमें क्या इश्यूज हैं। तो देखिए, यहां पे हेडिंग डालिए, उसके बाद पॉइंट वाइज इसको लिखिए, तो ज्यादा वो विजिबल होता है, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन आपको इंप्रूव करना होगा। पॉइंट्स आपके सही हैं, पॉइंट्स को मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, आपकी नॉलेज को मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, बट द वे यू आर प्रेजेंटिंग योर आंसर यू नीड टू इंप्रूव इट, ठीक है। तो उसमें आपको इंप्रोवाइजेशन करने की जरूरत है। समझ में आ गया? चलिए, अब आपने लिखा है कि एडवांटेज ऑफ लैंड पूलिंग, इसके क्या एडवांटेज हैं। तो भाई देखो, ये इस क्वेश्चन की डिमांड है, इसको आपने बहुत ही ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दिया। एक्सप्लेन तो किया ही नहीं है, केवल आपने मेंशन किया है। तो ऐसा नहीं करना है, जो भी पॉइंट आप लिख रहे हैं उसको 1 से 2 लाइन में आपको एक्सप्लेन करना होगा। क्यों? क्योंकि ये की डिमांड है। इस तरह से शॉर्ट में इसको मत लिखिए। ये जो फॉर्मेट आपने यूज किया है ना, ये फॉर्मेट आप यहां पे यूज कर सकते थे, जहां पे आपने बताया था कि जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उसमें क्या इश्यूज हैं, तो वहां पे आप इसको लिख सकते थे। लेकिन ये राइट प्लेस नहीं है उस इनोवेशन को अटेम्प्ट करने के लिए, क्योंकि ये तो की डिमांड है, इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। समझ में आ गया? देन आपने कहा है कि इससे कोलैबोरेशन बढ़ता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बढ़ती है। ये सब पॉइंट आपके अच्छे हैं और मैंने भी यही सब पॉइंट आपको बताए हैं। इसके बाद आपने क्या लिखा है कि ये नई नहीं है, दिल्ली में यूज होता है। ये बात सही है, यहां पे यूज हो रहा है। कंक्लूसिवली, सेंट्रल गवर्नमेंट, देखिए यहां पे दोनों गवर्नमेंट आनी चाहिए, आपको गवर्नमेंट लिखना चाहिए था, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि लैंड स्टेट सब्जेक्ट है एंड लैंड एक्विजिशन जो है वो एक कॉन्करेंट लिस्ट का आइटम है, ठीक है। तो आप गवर्नमेंट यहां पे लिखते, तो गवर्नमेंट को अच्छे से पॉलिसी वगैरह बनानी चाहिए, वो बात सही है। बट ये जो वर्ड है ये आपको चेंज करना चाहिए। और मैं आपको रिकमेंड क्या करूंगा, आपने एक पेज ही फिल किया है, वन साइडेड वन पेज। तो जो मेंस वर्कबुक आती है ना, उसमें आप आंसर्स को अटेम्प्ट करो, ताकि आपको आइडिया लगेगा कि आपकी जो वर्ड लिमिट है वो कितनी हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि वो कम है ना। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं गलत भी हो सकता हूं, बट अगर आप इसमें लिखेंगे तो आराम से मुझे समझ में आएगा। काफ़ी सारे पॉइंट आपने मिस कर दिए, तो ऐसा मत करो। कंटेंट आपका अच्छा होना चाहिए, और किस तरह से वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। और स्ट्रक्चर पे स्पेशली आपको फोकस करना होगा। बाकी उसके अलावा एज सच कोई ज़्यादा इश्यूज मुझे यहाँ पे नहीं लग रहे हैं, ठीक है। और ये कटिंग वटिंग थोड़ी कम करो, ठीक है। इस तरह से ओवर राइटिंग मत करो, ठीक है। इसका इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इन्होंने देखिए शुरुआत में ICR का डाटा लिखा है, और ये बहुत ही अच्छा इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। तो देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि करंट अफेयर इस तरह से आप यूज कर सकते हो इंट्रोडक्शन में, तो इसका इंपैक्ट बहुत अच्छा होता है। जो एग्जामिनर है उसको लगेगा कि आपको स्टैटिक एंड डायनामिक दोनों ही पोर्शन की अच्छे से नॉलेज है। तो ये आपने काफी अच्छे से इंट्रोड्यूस किया है। देन आपने बताया है कि इंडियन एग्रीकल्चर उसकी क्या स्टेट है, ये भी अच्छी बात है। देन आपने लिखा है कि भाई कौन कौन सी सब्सिडी दी जाती है। तो देखिए, यहाँ पे आप एरो डायग्राम यूज कर सकते थे कि सब्सिडी यहाँ पे लिख दो कि भाई फर्टिलाइजर है, यहाँ पे एनर्जी है, यहाँ पे वाटर है, ठीक है, यहाँ पे फार्म लोन वेवर है। तो इस तरह से आप लिख सकते थे, तो आपका स्पेस बच जाता है। ये जो आपने 4 to 5 लाइन्स यहाँ पे लिखी ना, तो ये अननेसेसरी आपने काफ़ी इसको एक्सपेंड कर दिया है, तो शॉर्ट में ये हो जाता। तो इसी को बोलते हैं इनोवेशन। देन आपने कहा है कि जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो एग्रीकल्चर जीडीपी का 7% है। देखो, ये फिगर सही नहीं है। मैंने आपको बताया कि सब्सिडी 8% है, ठीक है। तो ये तो अराउंड 2 से 3% होगा, ठीक है। तो इसको एक बार आप चेक कर लेना, एंड जो भी करेक्ट फिगर हो उसको आप मेंशन करना। देन इफेक्ट ऑफ सब्सिडीज, बहुत अच्छे से आपने हेडिंग डाली है, पॉइंट लिखे हैं, और ये पॉइंट भी आपके सही हैं, ठीक है। आगे आपने लिखा है कि क्यों हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, क्योंकि लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होता है। स्टोरेज आपने लिखा है, रिसर्च डेवलपमेंट आपने लिखा है। तो पॉइंट आपके अच्छे हैं, और भी कुछ फर्दर पॉइंट्स आप लिख सकते थे, एक्सपोर्ट्स की आप बात कर सकते थे, ठीक है। तो कंटेंट वाइज थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर लो, बाकी स्ट्रक्चर आपका अच्छा है, ठीक है। और आप क्वेश्चन की डिमांड को काफ़ी अच्छे से समझ गए हैं। और इसके बाद एक स्टेप आगे जाके आपने जो गवर्नमेंट की स्टेप्स हैं वो भी बताई हैं।
देखिए ये मैंने डिस्कस नहीं किया था। तो अगर आपके पास टाइम है, आपके पास स्पेस है, तो जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। देन आपने क्या बोला है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए सब्सिडीज एंड इन्वेस्टमेंट हैव टू बी प्रोवाइडेड फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो बात सही है, आप यहाँ पे डीबीटी लीकेज वगैरह की बात कर सकते थे, आप यहाँ पे रेशनलाइजेशन की बात कर सकते हैं। तो ठीक है, थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट का स्कोप तो हमेशा बना रहता है, बट ये जो आपका अटेम्प्ट है ये बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट है। अगर इस तरह से लिखेंगे तो डेफिनेटली आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो बढ़े आगे। तो इसी के साथ ना ये जो हमारा सेशन है इसको हम कंक्लूड करते हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आया है तो इसको लाइक कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा, शेयर करना होगा, आपके फ्रेंड्स में फॉरवर्ड करना होगा, ताकि मैक्सिमम लोग इससे जुड़ सकें। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।